हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड। इससे पहले डिस्कस करेंगे हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स वो फैक्टर्स होते हैं या वो घटक होते हैं जो आपकी डिमांड को या मांग को डिटर्मिन करते हैं, यानी कि उसको निर्धारित करते हैं। एक मैनेजर को चाहिए कि वो मांग पर बहुत ही तीखी नजर रखे। क्यों? क्योंकि अगर बाजार में मांग होगी तो उसका माल बिकेगा, वरना नहीं बिकेगा। जिस सेक्टर में वो काम कर रहा है उस सेक्टर की डिमांड पर भी उसे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो देखिए, डिटरमिनेंट्स कौन से घटक होते हैं जो डिमांड को घटाते और बढ़ाते हैं, वो आपको बहुत आसानी समझ में आएंगे। बस आपको ये सोचना है कि अगर आप इस जगह होते तो किस तरह अपनी खरीदारी करते। सोचिए, ठीक है। तो अब ये देखिए, प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये सबसे पहला डिटर्मिनेंट है हमारा। प्राइस ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? इस पर बहुत ज्यादा जोर डाला जाता है। और आपने देखा होगा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कैसे की जाती है आपकी। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि 1000 रुपए ना लिखकर कंपनीज क्या लिखती हैं? 999। ये प्राइस इल्यूजन होता है, ठीक है। इस तरह 100 रुपए ना लिखकर वो जीरो नहीं लगाते, वो 99 लिखेंगे, ठीक है, या 429 लिखेंगे, क्योंकि ये सेफ प्राइसिंग है। और इससे क्या होता है, कंज्यूमर बहुत ज्यादा कंफ्यूज टाइप का हो जाता है। अब देखिए, अगर देखा जाए तो 1999 रुपए में सिर्फ 1 रुपए का अंतर है, बट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इस तरह की करते हैं कि आपको ये भ्रम हो जाए कि ये तो 1000 से कम की है, जबकि 1 ही रुपए का उसमें अंतर होता है। कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और 1 रुपए भी क्या करते वो लोग, वो सिर्फ आपको टॉफी दे देते हैं, उसके बदले आजकल तो कैंडी दे देते हैं। इसका मतलब क्या है, प्राइसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर मैनेजर्स को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी सबसे पहला घटक है। और ये क्या बताता है कि अगर आपका प्राइस ज्यादा होगा तो लोग कम खरीदेंगे, अगर प्राइस कम है तो ज्यादा खरीदेंगे। हम वो लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्राइस ज्यादा ना दिखे इसलिए हमेशा उसे कम रखने की कोशिश की जाती है मार्केट्स में। आप इसको हमेशा नोटिस करिएगा जब भी आप चीजें खरीदें। अब दूसरा क्या आता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका उस कमोडिटी का या उस वस्तु का प्राइस है जो आप खरीद रहे हैं, उसी तरह रिलेटेड गुड्स का भी बहुत ज्यादा उसमें रोल होता है। रिलेटेड गुड्स कितने प्रकार की होती हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री। हमने पिछले वीडियो में देखा सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं, जैसे चाय और कॉफी, मतलब एक के बदले दूसरी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। उसके बदले में मतलब हम कोई भी चीज इस्तेमाल करें तो वो हमें ज्यादा इफेक्ट ना डाले, इस तरह की चीज होनी चाहिए। चाय कॉफी हो गया आपका, जैसे कि आपका डिफरेंट ब्रांड्स के पेन हो गए आपके। अगर आप ब्लू पेन यूज करें या थोड़ा पर्पल यूज करें, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते एग्जाम ना हो। ब्लू ब्लैक पेन में ज्यादा अंतर नहीं आप करते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट्स कमोडिटीज होती है, जैसे टूथपेस्ट हमने देखा था, जैसे कि डाबर का यूज कर लो, कोलगेट का यूज कर लो। तो इस तरह की जो प्राइसिंग इनमें देखी जाती है वो भी ध्यान रखना पड़ता है मैनेजर को कि सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज के प्राइस कैसे हैं। अगर उसके सब्स्टिट्यूट कमोडिटी के प्राइस ज्यादा हैं तो वो अपने प्राइस भी थोड़े बहुत ठीक ठाक ज्यादा रख सकता है। लेकिन ऑलरेडी अगर सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज के प्राइस बहुत ज्यादा लो हैं तो वो अपनी प्राइस ज्यादा नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि अगर लो प्राइस है, मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है कोई कमोडिटी ऐसी जो सब्स्टिट्यूट है उस कमोडिटी का आपकी का, और आप हाई प्राइस रखेंगे तो आपकी कमोडिटी को जल्दी से कोई नहीं खरीदेगा। क्योंकि वही बात आ गई ना, प्राइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग प्राइस कम ही चाहते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि ये इसके अंदर जो इंक है मार्कर के, और ये इंक, मार्कर एंड इंक, पेन एंड रिफिल हो गई, आपकी कार एंड पेट्रोल हो गया। तो उनके प्राइसिंग किस तरह होती है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो लॉ ऑफ डिमांड की तरह उनका कर्व होता है, यानी कि अगर एक चीज का प्राइस घटता है तो दूसरी का अपने आप डिमांड उसकी बढ़ जाती है। ऐसे बताया था ना हमने आपको। अगर यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड है कोई भी, जैसे अगर पेट्रोल के दाम, यहाँ पेट्रोल के दाम ले लें और कार की डिमांड ले लें। डिमांड होती है ना भाई, देखो एक्स एक्सिस पे, और प्राइस जो होता है आपकी किस पे होता है? आपका वाई एक्सिस पे होता है। ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है। अगर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो कार की डिमांड अपने आप कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो नेगेटिव स्लोपिंग कर्व होता है ये वाला भी, डिमांड की तरह ही, ठीक है। अब देखिए, लेवल ऑफ इनकम सबको पता है, अगर किसी की आमदनी बढ़ती है तो ऑब्वियसली लोगों की डिमांड अपने आप हर वस्तु के लिए बढ़ जाती है, बशर्ते वो एक नॉर्मल कमोडिटी हो। ये आपकी पहली शर्त है। कोई चीप कमोडिटी ना हो। चीप यानी कि जैसे ठेले में बिकने वाली चीजें, पैंट में बिकने वाली चीजें। फिर जब लोग अमीर हो जाते हैं, उनके पास बहुत पैसा आता है, तो ऐसे मार्केट्स में लोग जाना बंद कर देते हैं, ऐसे ठेलों से या फेरी वालों से चीजें खरीदना बंद कर देते हैं। तो लेवल ऑफ इनकम डिसाइड करता है कि आप कितनी ज्यादा कमोडिटीज खरीदेंगे और कैसी खरीदेंगे। देन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स।
टेस्ट सबसे बड़ी बात है भाई, ये स्वाद की बात है, ठीक है। स्वाद यानी कि आपका जो प्रेफरेंस है किसी चीज के लिए, उसकी बात है। हर चीज खाते तो है नहीं हम। अब मान लीजिए किसी को मर्सिडीज ही पसंद है, ठीक है, तो दूसरी कार नहीं खरीदेगा। या फिर किसी को कोलगेट का टेस्ट जब ब्रश करता है वो भाता है, तो वो एक्सीडेंट नहीं खरीदने वाला, क्योंकि उसका टेस्ट उसके लिए सेट है। थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे जाएगा तो भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में एक चीज बहुत कहना चाहूंगी, जरूरी है ये कहना कि आप देखेंगे कि हर जगह आपको समोसे की दुकान मिल जाएगी, छोले भटूरों की दुकान मिलेगी, छोले चावल, कड़ी चावल, ये सब मिल जाएंगे। लेकिन बहुत रेयर जो डिशेज होती हैं वो नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि नॉर्मल लोग उनको ज्यादा, मतलब नॉर्मल लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। अब साग और मक्के की रोटी का ठेला आपको कम देखने को मिलेगा, जबकि पसंद काफी लोगों को, लेकिन इतनी ज्यादा भी पसंद नहीं है कि आप नॉर्मली उसका ठेला लगाकर या होटल में कहीं भी उसको रख सके। तो चीजें कौन सी बिकती हैं जो नॉर्मली लोग ज्यादा पसंद करते हो? तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। अब बर्गर है, पिज्जा है, ये भी नॉर्मली लोग पसंद करते हो, रखी जाती है। बाकी डिशेस इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन एक देश के लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी देश में अगर इक्का दुक्का लोग ही अमीर हैं, बाकी सब लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, तो वहां पे चीजों के बिकने की संभावना काफी कम रह जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास, एक दो के पास पैसा, बाकी किसके पास पैसा ही नहीं, तो वो डिमांड कहां से करेंगे? क्योंकि पैसा सबसे पहले जरूरी है। हमने क्या कहा था? डिमांड क्या? इफेक्टिव डिमांड। जब आपके पास डिजायर भी हो, आपके पास पैसा उसे खरीदने के लिए पैसा भी हो, और आप उसे विलिंग हो खर्च करने के लिए, तभी डिमांड होती है। पैसा ही नहीं है लोगों के पास तो खरीदेगा कौन? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो इक्वल होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए। यानी कि सब लोग नॉर्मली कम से कम इतना पैसा हो कि अपना भरण पोषण कर सकें और नॉर्मली चीजें खरीद सकें। बहुत सुपर रिच की बात नहीं चल रही यहाँ पे। नॉर्मली लोग अपना भाई देखो, रोटी कपड़ा मकान सबकी जरूरतें पूरी हुई हैं और थोड़ा बहुत अपनी नॉर्मल जीविका वो जी रहे हैं, तो ऐसी वेल्थ कम से कम उनके पास होनी जरूरी है। और जितनी ज्यादा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेल्थ का, उतनी ज्यादा चीजों की डिमांड बढ़ेगी। गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट पॉलिसी में डिसाइड करती है कि आप कितनी ज्यादा खरीदारी करेंगे। अभी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है, और बहुत सारे स्टैंडर्ड है, बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते हैं जब रेस्टोरेंट में जाते हैं। पहले जब हम रेस्टोरेंट में जाते थे इस तरह के टैक्सेस नहीं मिलते थे देखने के लिए। अब जहां भी जाइए, जितने की कमोडिटी है, कभी कभी उसके बराबर का भी टैक्स कहीं के देखने को मिलता है, क्योंकि स्टेट जीएसटी भी लग गया और सेंट्रल जीएसटी भी लग गया। अब दोनों को मिलाकर काफी सारा वो जो सामान है आपका बहुत महंगा हो जाता है, उस समय खरीदने में बहुत दिक्कत होती है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी अगर ऐसी है कि गवर्नमेंट ने आप पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए हैं किसी वस्तु पर, तो वो खरीदनी भारी पड़ जाती है। कभी कभी 100% या 200% का टैक्स होता है। 100% टैक्स का मीनिंग समझिए आप, अगर 10 रुपए की चीज है और उस पर 100% टैक्स लग गया, यानी पूरा का पूरा 100% ये लग गया, तो वो 20 रुपए की हो जाएगी। और अगर वो 20 की है तो वो 40 की हो जाएगी। 200% है, यानी कि 10 रुपए की चीज पर आपका 200% टैक्स है, तो वो 20 रुपए की आपकी कितनी हो जाएगी? 30 रुपए की हो जाएगी, ठीक है। तो ये परसेंटेज आपकी डिसाइड करती है कि आपकी चीज कितनी ज्यादा महंगी या सस्ती हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आता है आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब साइज ऑफ पॉपुलेशन मतलब साइज मैटर्स, ये आपने सुना भी होगा। साइज मैटर्स का यहाँ पे देखिए, इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कहना। चाइना के लिए हम कह सकते हैं, इंडिया के लिए कह सकते हैं। वहां बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत पॉपुलेशन है, और इंडिया में तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि हमारी यूथ की पॉपुलेशन मैक्सिमम इस समय, हमारा देश जो है यंगेस्ट नेशन है पूरे संसार में। अब यंगेस्ट हैं हम, तो हम चीजें भी बहुत ज्यादा खरीदने वाले, क्यों? कमाएंगे ज्यादा, खर्च ज्यादा करेंगे और खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती ज्यादा करने वाली है ये यंग पॉपुलेशन। तो आपकी साइज ऑफ पॉपुलेशन और फिर आपका कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, यहां मैं बताना चाहूंगी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज की डिमांड के लिए। तो अगर जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां चीजों की डिमांड भी ज्यादा होने वाली है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ये मैंने बता ही दिया। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी आबादी में बूढ़े व्यक्ति ज्यादा हैं तो दवाइयों की डिमांड ज्यादा होगी, और बहुत ज्यादा जो मेडिकल इक्विपमेंट है टूल्स उनकी ज्यादा होगी, और जो आपके हॉस्पिटल्स में जो सर्विसेज उनकी डिमांड ज्यादा होगी। अगर यंग लोग हैं तो वहां डिस्कोथेक्स की ज्यादा डिमांड होगी, पब्स की डिमांड होगी, वीडियो गेम्स की डिमांड होगी, बहुत ज्यादा चमकीले धमकीले ब्रांडेड कपड़ों की या जो ट्रेंडी चीजें उनकी डिमांड ज्यादा होगी। और जहां बच्चे बहुत ज्यादा है तो वहां बच्चों की चीजों की डिमांड होगी। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि किस किस एज ग्रुप में कितने कितने लोग हैं। सपोज आपकी जनता में 50% लोग यंग हैं,
यूथ है तो आपकी डिमांड सभी चीजों की, जो मैक्सिमम चीजें हैं उनकी ज्यादा होगी, सारे इक्विपमेंट्स की डिमांड ज्यादा होगी, कैमरा हो गया, बहुत ज्यादा ट्रेंडी चीजों की, ब्रांडेड कपड़े वगैरह सबकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए आप देखिए कि पूरा संसार अब इंडिया के ऊपर ताक लगाए बैठा है कि यहाँ आकर हम अपना माल बेचे, क्योंकि यहाँ यंग लोग हैं। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके लिए, ठीक है। अब इसके लिए हमने कोड बनाया, ठीक है। याद करने के लिए आपको कोड बहुत हेल्पफुल होते हैं, ये हमेशा मैंने यूज किए हैं, तो आपके लिए भी हमेशा बना देती हूं मैं। तो इसका कोड क्या है, PPSC, PPSC हो गया। अब BSC की जगह PSC आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो P क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, PSC क्या है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स, PSC सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स हो गया, कॉम्प्लीमेंट गुड्स। एंड देन है आपका लेवल ऑफ इनकम, L फॉर लेवल ऑफ इनकम, T फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, D फॉर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, G for government policy, S for size of population and C for composition of population। तो याद करना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम एग्जाम्स पर जब डिटेल्ड क्वेश्चन आता है, कहीं 20 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आपको ये डिटेल में लिखने पड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा इन्हें एक्सप्लेन भी आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। देन डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन, फंक्शन क्यों कहा गया, क्योंकि फंक्शनली जब होता है जब ये चीजें होती हैं तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। ये ऐसा मतलब इसमें सारे फैक्टर्स आपके सम्मिलित होते हैं। अब डिमांड एक्स क्यों लिखा है, और आपकी मर्जी, आप इसे वाई लिख दो, जेड लिख दो, कुछ भी लिख दो, इसका कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ एक्स वाई जेड जो मीनिंग है, एक्स वाई जेड हम मैथमेटिक्स में जब यूज करते हैं अलजेब्रा वगैरह में, उसका क्या मतलब, कोई भी, मतलब कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन बोलते हैं ना, एक्स वाई जेड पर्सन, ऐसे ही यहाँ पे अगर डिमांड ऑफ एक्स है, क्योंकि डिमांड फंक्शन ले रहे हैं हम, तो डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी इन दिस वर्ल्ड, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी, दरवाजा हो, कार हो, पेट्रोल हो, कैमरा हो, मार्कर हो, बॉटल हो, कुछ भी, आप उसकी डिमांड के नीचे यहाँ लिख दो कि भाई यहाँ कैमरे की डिमांड है, तो कैमरा लिख दूंगी मैं, यहाँ कैमरे की अगर CAM लिख दिया। अगर यहाँ मैं कहूँ आलू की तो पोटैटो लिख दिया, आलू लिख दो, आपकी मर्जी, ठीक है, पोटैटो, टोमेटो, कुछ भी लिख दो। तो यहाँ एक्स क्या है, कोई भी जो वस्तु आप खरीदना चाह रहे हैं या जिसका आप विश्लेषण करना चाह रहे हैं मैनेजर होने की वजह से, वो कमोडिटी आप यहाँ रख सकते हैं। तो एक्स वाई जेड ये सिंबल्स हैं सिर्फ बताने के लिए, जैसे कहते हैं ABCD हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, इस तरह हम ये एक्स वाई जेड यूज कर रहे हैं, इसका कोई विशेष रूप से मीनिंग नहीं, ये वो वस्तु है जो आप खरीदेंगे या जिसका आप विश्लेषण करेंगे, ठीक है। अब यहाँ फंक्शन, F फॉर फंक्शन, सिंपल, मैथमेटिक्स में यूज होता है आपका, यहाँ ब्रैकेट लगा, किस किस पर डिपेंड करती है, किसी वस्तु की डिमांड। अब मैं कैमरा ले लूं, अब कैमरा की डिमांड सबसे पहले उसके अपने प्राइस पर डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी, उसका अपना प्राइस अगर ज्यादा होगा तो लोग कम खरीदेंगे, बहुत महंगे कैमरे भी आते हैं तो उनकी डिमांड ऑफ कोर्स कम होती है, ठीक है। तो प्राइस अपने प्राइस पर डिपेंड करेगी, यानी कि यहाँ एक्स था, यहाँ भी एक्स है, ध्यान देना इस बात पर, ये डिमांड ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स दोनों चीज है, और इनका क्या रिलेशनशिप है, नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी आपकी, ठीक है। अब प्राइस ऑफ आर, अब PR लिखा हुआ है, PR का मतलब यहाँ है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन सी होती है, अभी हमने बताया था कौन सी है, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसके बदले यानी सब्स्टिट्यूट, जैसे चाय के बदले कॉफी उसकी, उसका प्राइस, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उसके साथ की जाने वाली यूज चीज, जैसे कि चाय के साथ कौन सी चीज यूज होती है, चीनी यूज होती है ना भाई। अब चीनी बहुत ज्यादा महंगी हो जाए, बहुत ज्यादा महंगी हो जाए, बढ़ जाए, तो आपकी डिमांड ऑफ कोर्स चाय के लिए भी घटनी शुरू हो जाएगी। लोग सोचेंगे भाई चाय कैसी, या ब्लैक कॉफी पियो भाई, या उसमें गुड़ डाल के पियो, लेकिन आपकी जो कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट्स की जो प्राइसिंग है वो भी यहाँ मैटर करेगी। अब वाई किसके लिए यूज होता है, इनकम के लिए, यानी आपकी आमदनी कितनी, आमदनी हमने डिस्कस कर ली है ना। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया, तो ये आपके सिंबल्स हैं, वाई फॉर इनकम, टी फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। नॉर्मली आपका वाई फॉर इनकम यूज होता है, और आई अगर आप लिखना चाहें तो आई मत लिखिएगा, वो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है, आगे आप इकोनॉमिक्स में जब पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ आएंगे लॉ ऑफ डिमांड पर। अब हमने आज सारे क्या पढ़े, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब लॉ पढ़ेंगे, लॉ क्या कहता है, हमने वैसे लॉ बातों बातों में डिस्कस कर लिया, फिर भी एक डेफिनेशन पढ़ लो आप लोग। यहाँ पे अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल कौन सी होती हैं, अब प्राइस जो होता है, सॉरी डिमांड जो किसी वस्तु की होती है वो किस पर डिपेंड ज्यादा करती है, प्राइस पर। तो यहाँ प्राइस के अलावा जितने और हमने अजम्पशंस लिए हैं ये सारे सेम रहे, यानी जिस समय हम उसका डिमांड डिस्कस कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी कि उसके प्राइस के अलावा सभी चीजें यहाँ कांस्टेंट हो जाएं या स्थिर हो जाएं या सेम रहें, यानी कि पॉपुलेशन सेम रहेगी, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज नहीं होगी, आपकी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज नहीं होने वाले,
इनकम आपकी चेंज नहीं होगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आप नहीं चेंज करेंगे। जैसे कि सपोज आपको समोसा पसंद था, अचानक कह लोगे मुझे तो बटाटा वड़ा खाना, तो बर्गर खाना, तो अचानक से वो डिमांड चेंज नहीं होने वाली। जिस समय आप डिमांड डिस्कस कर रहे हैं उस समय आपका टेस्ट भी चेंज होना चाहिए। देन साइज ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन कुछ भी चेंज ना हो, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का ये मतलब होता है। देन इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, अब यहाँ बाकी सब चीजें तो हमने इक्वल मान ली तो खत्म उनका मामला। अब इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, मेन चीज यहां से शुरू हो रही है कि अगर प्राइस जो है, कीमत किसी वस्तु की घटती है तो द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट, उसकी जो क्वांटिटी डिमांड करेंगे या मांग करेंगे वो विल राइज, वो बढ़ जाएगी। प्राइस घटा, देखो प्राइस जब घटता है नॉर्मली तो क्या होता है, डिमांड बढ़ेगी अपने आप। भाई घटे हुए प्राइस पे अपने आप सोचना कि मैं बाजार जाऊंगा, जब चीज सस्ती होगी ज्यादा खरीदूंगा ना। अगर शर्ट आप लेने गए बाजार में, ब्रांडेड लेने गए कोई सी भी, अगर वो बहुत ज्यादा महंगी है तो आप सोचेंगे यार एक ही ले लेता हूँ। अगर वो सस्ती तो सोचेंगे 4 क्यों ना ले लूं। अगर 1000 रुपए की एक शर्ट है तो एक लेंगे, अगर 1000 रुपए की 4 शर्ट आपको मिले, 250 की एक मिले तो आप 4 ले लेंगे। तो ऑब्वियसली हुआ ना इसका उल्टा, प्राइस घट गया तो आपकी डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। अब देखिए, एंड इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस, अगर उसका कीमत बढ़ जाए किसी चीज की, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्लाइन, डिक्लाइन यानी घट जाएगी, घटनी शुरू हो जाएगी। अब देखो, अगर इसको डेफिनेशन याद ना रहे, कुछ ऐसा हो जाए कि इसमें कंफ्यूजन होता है आपको, तो वाइस वर्सा लिख देना यहाँ के बाद में, विल राइज एंड वाइस वर्सा। इसके बाद में आप वाइस वर्सा लिख सकते हैं कि इसका उल्टा भी सही है। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी फर्स्ट, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट विल राइज एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर इसका उल्टा होगा तो भी सही होगा, ऐसा होगा। ठीक है, देन अब हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया, एजम्पशंस पढ़ लिया, अब आते हैं हमने डिटरमिनेंट्स पढ़े, अब आते हैं एजम्पशंस पर। एजम्पशन करना, जैसे मैंने अदर थिंग्स भी इक्वल कहा था, ये यहाँ पे एजम्पशंस हैं, वही चीज है आपके। ठीक है, देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम, मैंने पहले बता दिया था, ये सारे वही हैं आपके, बस एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वहां पे इनकम में चेंज नहीं होना चाहिए, बता दिया था। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज नहीं होना चाहिए, साइज ऑफ पॉपुलेशन में चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए, एजम्पशंस को याद करने का बहुत आसान तरीका है, बस डिटरमिनेंट्स याद कर लो। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल आपको पता है, प्राइस को तो आप रख लेना अपने पास। ठीक है, प्राइस तो आपकी डिमांड में काम आ जाएगा जो लॉ ऑफ डिमांड में, बाकी चीजों को एजम्पशन पे डाल देना। देखो वही चीज है, देखो यहाँ पे देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज नहीं होना चाहिए, साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन। कमोडिटीज नॉर्मल, कमोडिटी नॉर्मल ये थोड़ा अलग है। एक नॉर्मल कमोडिटी का क्या मतलब, वो इंफीरियर कमोडिटी ना हो। इंफीरियर का मतलब होता है कि वो चीप कमोडिटी, जो मैंने कहा था ठेली पे, फेरी पे, पैट पे बिकने वाली चीजें ना हो, रोड साइड जो चीजें बिकती हैं वो ना हो, नॉर्मल स्टैंडर्ड की चीजें हो, वो नॉर्मली इसमें जब लॉ ऑफ डिमांड उन पे एक्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो इक्विटेबल रहे, वो चेंज ना हो, अचानक से घट बढ़ ना जाए। परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। तो दो चीज आपकी अलग है, कमोडिटी इज नॉर्मल एंड परफेक्ट कंपटीशन, बाकी सब चीजें आपकी डिटरमिनेंट्स की ही हैं। अब आते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व पे। जब तक डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व ना बना जाए, लॉ ऑफ डिमांड पूरा नहीं होता। तो ध्यान से देखिएगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, यानी एक बंदे का डिमांड शेड्यूल क्या होता है। इट इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्राइसेस एंड द क्वांटिटीज परचेज्ड बाय दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ठीक है, अब डिमांड कर्व क्या है, it is the graphical representation of the individual prices and the quantities purchased at those prices। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि ये टेबल बनी है तो इसमें आप टेबुलर रिप्रेजेंटेशन डालेंगे, और यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे तो उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डालेंगे। ये अंतर होता है, ग्राफ के द्वारा प्रेजेंट करना होता है तो उसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, उसी को हम डिमांड कर्व कहते हैं। ठीक है, अब हम इंडिविजुअल देखते हैं। इंडिविजुअल यानी एक बंदा, अब हम प्राइसेस जो मार्केट में दिए हैं वो तो दिए हुए हैं, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, कंज्यूमर चेंज नहीं करता। तो मार्केट में जो प्राइसेस हैं उनके आधार पर एक व्यक्ति या एक हाउस होल्ड या एक घर कितना परचेज करेगा वो हम देखते हैं। अब यहाँ देखने वाली बात आप ध्यान से देखिएगा कि जैसे जैसे प्राइस घट रहा है, डिमांड आपकी बढ़ती जा रही है। देखिए 5 पे 10 इकाई है, 4 पे 15 इकाई है, 15 यूनिट्स परचेज कर रहा है। 3 जब हुआ तो 1 जब प्राइस है, यानी कि जब लोवेस्ट प्राइस है, जब हाईएस्ट डिमांड है यानी 55 यूनिट्स की डिमांड है। यह प्राइस पर यूनिट यानी प्रति इकाई, एक छोटी सी बॉल हो, बॉटल हो, कुछ भी हो, तो प्राइस देखो ये क्या है, 4 रुपए है, 5 रुपए, इन रुपीज लिख देते हैं यहाँ पे, प्राइस इन रुपीज। ठीक है, रुपीज में प्राइस है हमारा, और क्वांटिटी क्या पर यूनिट है, 1 इकाई है। अब देखिए यहाँ पे इतने कम प्राइस नॉर्मली हम टॉफीज के या चॉकलेट्स के ले सकते हैं। ठीक है, तो आप मान लीजिए एक छोटी सी चॉकलेट है, अगर वो 5 रुपए की एक है तो
बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या कोई बच्चे हैं घर में, तो हम सोचेंगे चल 5 रुपए की तो मिल रही है, 10 खरीद लेते हैं, तो 10 खरीद ली। लेकिन अगर आपको अगली दुकान में पता चला या दूसरे दिन पता चला कि 4 रुपए घट के दाम हो गए, तो क्या करेंगे, अरे आप 15 लेते हैं, 4 रुपए की तो है। अब तीसरे दिन या अगली बार गए बाजार में, तो क्या हुआ, आपका 3 पे हो गया, या आपका 2 पे है प्राइस, तो आप 30 खरीद लेंगे, या फिर 1 पे तो 55। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपका जो मनी की वैल्यू है वो प्राइस तो आपके सेम है, लेकिन मनी की वैल्यू आपको लग रहा है बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आपको उतने ही दाम में कई गुना चीज मिल रही है। यहाँ पे देखिए 5 की 1 की, यहाँ 1 की कितनी है, लगभग 1 की आपकी 3-4 आपको मिल रही है, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पे देखिए लगभग यहाँ पे कितना 5 गुना डिमांड बढ़ गई है आपकी, तो एक में लगभग 5 आपको कमोडिटीज मिल रही, तो आपको क्यों ना अच्छी लगेंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड आपकी कम है, लोएस्ट यानी 10 यूनिट्स की है। जब प्राइस बहुत कम है आपकी डिमांड ज्यादा, ही समझने के लिए आपको देखना है और ये आपको ध्यान में रखना है। इसी से आपका लॉ ऑफ डिमांड आप देख सकते हैं। देन इसी टेबल को, इन्हीं डिजिट्स को जब आप यहाँ ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, वही आपका डिमांड कर्व होता है। अब देखिए 5 रुपए प्राइस है, 5 यहाँ प्राइस है, हमारा प्राइस हमने वर्टिकल एक्सिस पे लिया है, जो ये आपका यहाँ पे वर्टिकली है ये एक्सिस, ये वाई एक्सिस होती है, और ये है आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, ये कौन सी है, वाई एक्सिस है आपकी। प्राइस यहाँ है 5, और 5 रुपीज में कितनी क्वांटिटी आप परचेज, कितनी टॉफीज या चॉकलेट्स ले रहे हैं आप, 10, तो 10 ऊपर जाइए, यहाँ पे फिंगर को लेके जा सकते हैं आप, या स्केल रख सकते हैं। यहाँ 5 को और 10 को हमें ज्वाइन कर देना है, यहाँ पे ये पॉइंट इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, जैसे 10 और 5। देन 4 रुपए, अब 4 रुपए हो गया इसकी कीमत, तो 4 पे कितना 15, 4 रुपए ले जाओ और 15 ऐसे है, तो इन दोनों को ऐसे ऐसे करो ज्वाइंट, स्केल रख सकते हैं आप, ये दोनों हो गया। देन आपका 3 एंड 20 है, 3 पे जाओ और 20 ये है, तो 3 पे यहाँ पे 3 के सामने इस पॉइंट को लगा दो यहाँ पे भाई। ठीक है, अब देखो 2 पे 30 है आपका, 2 पे जाओ और 30 पे रुक जाओ, यहाँ पे 2 ऐसे जाना है, ऐसे स्केल रख सकते हैं आप। मैंने स्केल नहीं लिया है क्योंकि मुझे अंदाजा पड़ चुका है इतने सालों से पढ़ते पढ़ते भाई। ठीक है, अब आपका क्या प्राइस बचा, 1 पर कितना है डिमांड आपकी, 55 पे आ जाओ। 55 कहाँ, यहाँ 1 ये है, तो सीधे चलते जाओ, यहाँ आओ, ये पॉइंट आपका लग गया। ठीक है, अब इस तरह डिमांड का आप पॉइंट से बनाते हैं एमबीए वीडियो में, आपको ज्यादा अच्छा रहता है, टीचर समझ जाता है, ये इवैल्यूएटर समझ जाता है कि आपको डिमांड का बनाना सही से आता है, या आपके इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसके पीछे का जो फंक्शन है। ठीक है, ये हो गया डिमांड का। आप अपना डिमांड का बना के देखो कि अगर प्राइसेस इतने होंगे शर्ट्स के किसी चीज के, मैं कितना खरीदूंगा, तो बहुत इजीली आपको बन जाएगा। सपोज कर लो यहाँ पे प्राइस रख लो शर्ट्स के, या आलू के, प्याज के, पैटीज के रखो भाई, केक के, पेस्ट्री के, किसी के रखो, और यहाँ देखो आप कितने दाम पे कितनी पेस्ट्रीज खरीद सकते हैं। डिमांड कर्व अपने आप बनेगा, और अपना डिमांड कर्व एग्जाम में बना सकते हो। कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको ऑरेंजेस या एप्पल्स ही लेके बनाने हैं, आप कोई भी कमोडिटी लेके बनाएंगे। जैसे डिमांड कर्व में, डिमांड फंक्शन में हमने बताया था कि जो एक्स है वो कोई भी कमोडिटी दुनिया की हो सकती थी, ये बन गया आपका। अब हम डिस्कस करेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल, और जिसको हम इंडस्ट्री डिमांड शेड्यूल भी कहते हैं, और इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे मार्केट डिमांड या इंडस्ट्री डिमांड कर्व, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगेन इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम। Market demand schedule is the tabular representation of the prices and the quantities purchased by all the consumers in the market or industry, and market demand curve is a graphical representation of the prices and the quantities purchased by all the consumers in the market or industry। ठीक है, तो डेफिनेशन बहुत इजी है, आसानी से याद हो जाएगा आपको। अब क्या करना है, ये हमने यहाँ पे प्राइसेस लिए थे, प्राइसेस सेम है आपके इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की तरह ही। यहाँ क्वांटिटी जो पहले कंज्यूमर की थी वो भी सेम है, उसी को एक्सपेंड करके आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड जब भी डिस्कस करें, डिमांड शेड्यूल कर्व जरूर बनाना ना भूले, क्योंकि इससे आपके मार्क्स कट सकते हैं अगर आप कर्व नहीं बनाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो कर्व और शेड्यूल बनाने से आपको मार्क्स इंक्रीज होके मिलते हैं, और अगर कर्व आपके पास टाइम है तो आप डिजिट्स लेकर बनाइएगा, शेड्यूल को यहाँ पे बनाइएगा। मैं बनाना बता देती हूँ आपको, बहुत सिंपल है बनाना। अब आप यहाँ पर अगर अपना ये याद करना, टेबल बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कई बार, बहुत कम बच्चे जो इन्हें रट पाते या याद रख पाते, तो आप क्या करेंगे, प्राइस जब ले तो 5 4 3 2 1 ये तो ले सकते हैं, ये आसानी से याद रहेगा। 1 2 3 4 ही तो है भैया। अब इसको जब ले रहे हैं आप, तो इन क्वांटिटीज को थोड़ा थोड़ा डिफरेंट ले लें, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि ज्यादा कीमत पर कम परचेज होगा। देखिए सभी ने ज्यादा कीमत पर कम परचेज किया है, ये देखिए सारा,
सब ने, और उनकी धीरे धीरे बढ़ती गई है डिमांड है। यहाँ पे हर एक बंदे की मैक्सिमम डिमांड है। जब प्राइस मिनिमम है तो आपकी डिमांड मैक्सिमम है, क्वांटिटी डिमांडेड, और जब आपका प्राइस मैक्सिमम है तो क्वांटिटी डिमांडेड मिनिमम है। इस रिलेशन को ध्यान रखिएगा कि क्वांटिटी जो है आपकी बढ़ती चली जाएगी, प्राइस घटता चला जाएगा। प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है। ये रिलेशन आपको अगर याद रहेगा तो आपको इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आप देखिए डिमांड कर्व्स के आधार पे बना लेते हैं। हमें डिमांड कर्व जब बनाना है तो हमें ये टोटल जो अमाउंट है वो देखना है, क्योंकि एक मार्केट का पूरे का इंडस्ट्री का टोटल अमाउंट जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो देखनी है। तो पहला जो प्राइस है 5 है, उस पर कितनी क्वांटिटी परचेज हुई है, 30 यूनिट्स। तो 5 पे आओ और 30 यूनिट्स यहाँ आ जाओ। 30 यहाँ ऊपर गए हम, तो ये 30 यूनिट्स है 5 पे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया दोनों का हमारा। अगर लाइन यहाँ बनाई जाए दोनों इंटरसेक्ट करेगी आपकी। फिर 4 रुपए पे कितना है आपका क्वांटिटी, 45 यूनिट से 4 रुपए पे जाओ और 45 पे रुको। 45 यहाँ आ रहा है 4, ठीक है, तो अब यहाँ आ जाइए आप। ठीक है, ये हो गया हमारा। देन आपका 3 रुपए पे कितना है क्वांटिटी, 60, ठीक है, 60 पे आ जाओ। अब 3 रुपए पे आओ, 60 तक भागते चले जाओ। यहाँ 60 है, यहाँ आ गए आप। ओके, ये हो गया हमारा। देन अब 2 रुपए पे जाओ, 90 पे दौड़ लगा दो। अब 2 रुपए पे आए हम और 90 तक पहुंचे और ये आ गया हमारा 90। अब देखो थोड़ा लोचा है हमारे साथ, हमारे पास आगे के डिजिट नहीं तो बस बना लेते हैं फटाफट। 90 के बाद क्या 10 का यूनिट्स का डिफरेंस था, देखो 10 20 30 10 यूनिट्स का है, तो यहाँ 100 लिखेंगे। फिर 110 120 130 एंड 140, क्योंकि 135 140 के बीच में आ जाएगा। या 135 मत लिख देना, ठीक है। नॉर्मली लिख तो सकते हो, लेकिन उससे डिसेंट नहीं लगेगा, आपका ग्राफ थोड़ा अजीब लगेगा। अब आए 1 रुपये पे 135, तो 135 कहाँ है, 1 रुपये यहाँ हमारा, 135 ये रहा, ये हो गया। अब कुछ नहीं करना, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। यहां से शुरू करो अपना पेन, चले जाओ चले जाओ, चलो इसको एक स्नेक टाइप बना दो, ये हो गया आपका। इसको थोड़ा सलीके से बना लेना, बोर्ड है तो थोड़ा फिसल रहा मार्कर। अब यहाँ डी, इसको आप डीएम लिख सकते हैं, जो अच्छा लगेगा। यहाँ मार्केट भी लिख सकते हो आप, मार्केट ऐसे लिख सकते हो, अपना इमेजिनेशन अपनाओ, कोई रॉन्ग नहीं करेगा, क्योंकि ये सही है। और आप कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकते हैं इसे मार्केट, या डीएम भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। ओके, मार्केट लिख दिया, इंडस्ट्री लिख सकते हो। तो यहाँ अगर इंडस्ट्री डिमांड कर्व है तो आप यहाँ इंडस्ट्री लिख देना इसमें ब्रैकेट में या कुछ भी, और अगर आपका मार्केट डिमांड है तो मार्केट लिख देना, ठीक है। इजी है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है कि अगर आप अपने पेस्ट्रीज चॉकलेट्स कुछ भी लेके ये डिमांड कर्व बनाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। गोलगप्पे लेके बनाओ, समोसे लेके बनाओ, मैं तो अक्सर स्टूडेंट से कहती हूँ कुछ भी लेके बनाओ, अपना एक आध प्रैक्टिस कर लो, इसको रिलेशनशिप को ध्यान में रखो। और ये याद रखो कि डिमांड कर्व हमेशा नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। नेगेटिव यानी यहां से नीचे की तरफ ढलान लेता है, लेफ्ट से राइट की तरफ वो ढलता है, नीचे जा रहा है ना सीढ़ियों तक। देखो यहां से आप ध्यान रखना, यहाँ आपका ऊपर रूम है, सपोज आपका सेकंड फ्लोर पे, आप यहाँ से सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, तो सीढ़ियों की तरह ये बन जाता है। बहुत इजी है, आप ध्यान रखेंगे तो जरूर इसे बना पाएंगे। और रोज में थोड़ा सा बना लो, जब भी कुछ कमोडिटी खरीदने जाओ, जब बाजार में जाओ ना दुकान पे, तो ऐसा सोचना कि यार इतने का प्राइस होता तो मैं कितना खरीदता, वहीं पे डिमांड का खड़े खड़े बन जाता है। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।